रात अंधेरे में डूबी हुई थी और शहर का माहौल अजीब सी खामोशी से बोझल लग रहा था। जिम का माहौल हस्बे मामूल था, मगर अली के चेहरे पर बेचैनी थी। वो अपने मामूल के सेशन के बाद खामोशी से बाहर निकला, ना किसी से बात की, ना किसी से नजरें मिलाईं। उसकी गर्लफ्रेंड जोनिया ने उसे फ़ोन किया तो उसने मुख्तसर जवाब दिया कि वो थका हुआ है और जल्दी घर जाना चाहता है। रास्ते में कुछ अजीब सा एहसास उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या जैसे मौत उसके करीब साये की तरह चल रही हो। अचानक एक काली गाड़ी ने उसकी बाइक के सामने आकर ब्रेक मारे। अली को कुछ समझने का मौका ही ना मिला कि 4 लड़के और एक लड़की बाहर निकले। एक उनमें से वो था जिसे अली अपना करीबी दोस्त समझता था, दूसरा वो शख्स था जिसे वो अपना इंस्ट्रक्टर कहता था। वो सब अली को एक तरफ खींच कर ले गए। पहले तो अली ने मजाक समझा, फिर जब पहली ज़रब लगी तो उसकी आंखों में हैरत और तकलीफ का मिला जुला अक्स नमूदार हुआ। उनके हाथों में रॉड, बेल्ट, चाकू और जंजीरें थीं। अली ने मज़ाहमत की, मगर 5 लोगों के सामने वो भी बेबस हो गया। उसकी सांसें मद्धम पड़ती गईं और आखिरकार वो ज़मीन पर गिरा, खामोश, बेहरकत। उन सब ने लाश को एक सुनसान वीराने में ले जाकर दफना दिया। अंधेरे ने उनका राज अपनी चादर में छुपा लिया। अगली सुबह जोनिया दीवानों की तरह अली को ढूंढती रही। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर जैसे हमेशा होता है, मामला नज़रअंदाज कर दिया गया। अली की गुमशुदगी का दुख जोनिया के दिल में नासूर बन चुका था। वो यकीन करने को तैयार ही न थी कि अली मर चुका है। वो हर दरवाजे पर गई, हर दुआ, हर वसीला आजमाया, मगर सुकून न मिला। अली की गुमशुदगी को 1 महीना गुजर चुका था, मगर सोनिया की तड़प कम ना हुई थी। वो रोज सुबह निकलती, हर दरबार पर जाती, हर पीर फकीर के आगे हाथ फैलाती, दुआएं करती, सजदे में गिर गिर के रोती। उसके आंसू अब खुश्क होने लगे थे, मगर दिल की आग मजीद भड़क रही थी। एक दिन शहर के मुजाफात में एक सुनसान दरबार पर वो गिरी हुई थी, सजदे में, आसमान की तरफ हाथ उठाए। उसी लम्हे एक बूढ़ा दरवेश उसके करीब आया। उसकी आंखें धुंधलाई हुई थीं, आवाज में थकन थी। जिसकी तलाश में हो वो मर चुका है, ये अल्फाज जोनिया के सीने पर हथौड़े की तरह लगे। वो तड़प कर उठी, उस दरवेश के कदमों में गिर गई। बाबा, वो कहाँ है? उसकी लाश बताओ बाबा। मगर दरवेश खामोशी से पलटा और अंदर एक पुराने हुजरे में गायब हो गया। जोनिया दीवानों की तरह उसके पीछे भागी, मगर कमरा खाली था। वो चिल्लाई, दरवाजे पीटे, हाथ जोड़े, मगर जवाब ना आया। अगले दिन वो फिर गई, फिर आवाजें दी, मगर बाबा न मिला। 10 दिन तक वो हर रोज इसी जगह आती, रात गए तक बैठती, कभी दुआ करती, कभी फरियाद, और साथ साथ थाने के चक्कर लगाती रही। मगर पुलिस की फाइलों में अली सिर्फ एक गायब शख्स था बस। फिर एक दिन वही दरवेश उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। जोनिया दौड़ कर गई, उसके कदमों से लिपट गई। बाबा, खुदा के लिए बताओ, मेरा अली कहाँ है? दरवेश ने गहरी सांस ली। भूल जाओ उसे बेटी, वो अब तुम्हारी दुनिया का नहीं रहा। जोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बाबा, मुझे अली वापस चाहिए, कुछ भी हो। दरवेश ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो जंगल के उस पार एक तांत्रक रहता है, वो शायद मदद कर सके, मगर खबरदार, जाना ना, वो रास्ता आसान नहीं। मगर जोनिया जा चुकी थी। घने जंगल के दरमियान दरख्तों की साएं साएं और काली हवाएं उसे डरा रही थी, मगर उसका कदम ना रुका। आखिरकार उसे एक वीरान जगह मिली जहां एक तांत्रक इंसानी खोपड़ियों के गिर्द बैठा आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। जोनिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये अली की तस्वीर है, मैं उसे वापस चाहती हूँ। आप जो चाहे ले लें, बस अली को वापस लाओ। तांत्रक ने उसकी तरफ देखा, आंखों में लाल चमक थी। चली जा लड़की, ये रास्ता तेरा नहीं। मगर जोनिया के आंसू ना रुके। मुझे अली चाहिए हर हाल में। तांत्रक ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू किया, फिर बोला, उसे कत्ल किया गया है। दहाड़े मारकर रोने लगी, मुझे अली वापस चाहिए। तांत्रक ने कहा, मैं सिर्फ उसकी रूह बुला सकता हूँ। मगर उस जोनिया ने आंखों में बेखौफी लिए कहा, मेरा जिस्म ले लो, अली को वापस ले आओ। तांत्रक ने लंबा सांस लिया, खोपड़ी पर कुछ खून छिड़का, मंत्र पढ़ने लगा। आग बुलंद होने लगी और कुछ लम्हों बाद एक साये ने जोनिया के गिर्द चक्कर काटना शुरू किया।
پھر اچانک زونیا کی آنکھیں بدل گئیں، آواز بھاری ہو گئی، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ علی کی روح اس کے وجود میں سما چکی تھی۔ اب زونیا نہیں، علی تھا، اور علی کو سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ کس نے، کہاں، کیسے اس پر وار کیا؟ تنترک نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اس کی روح تب تک تیرے جسم میں رہے گی جب تک تو اس کے جسم کو ویرانے سے نکال کر دفن نہ کر دے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ لے۔ پھر تنترک نے زور سے کہا، جاؤ جاؤ جاؤ، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زونیا اب وہ زونیا نہ رہی تھی، اس کے اندر اب دو روحیں تھیں، ایک وہ جو محبت کرتی تھی اور ایک وہ جو بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں شاید کبھی دو روحیں ایک بدن میں نہ سمائی ہوں، مگر آج کسی پرانی روایت، کسی قانون قدرت کو چیر کر علی کی روح زونیا کے وجود میں بس چکی تھی۔ پہل تو کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی ساتھ سانس لے رہا ہو، جیسے دل ایک ہی دھڑکن میں دو آوازیں پیدا کر رہا ہو، زونیا زونیا زونیا۔ یہ آوازیں اسے اپنے اندر سے سنائی دینے لگی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر دوڑی، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں وہ خود کو سنبھالتی، بھاگتی، درختوں کو چیرتی، سنسان راستوں سے گزر کر ایک دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، مگر دل کو ذرا سا سکون تب ملا جب اس نے خود کو ایک دروازے کے سامنے پایا۔ یہ علی کا گھر تھا۔ زونیا حیرت میں ڈوب گئی، میں یہاں کیوں آئی؟ تب ایک دھیمی مگر مانوس آواز اس کے اندر گونجی اور کہا جانا تھا، میرا گھر تو یہی ہے۔ زونیا کا دل لرز گیا۔ وہ آواز علی کی تھی، مگر وہ باہر سے نہیں، اندر سے آ رہی تھی۔ علی کی روح اس پر حاوی نہیں تھی، اس کا قبضہ نہیں تھا، بلکہ وہ زونیا کے وجود میں ایسے بس گئی تھی جیسے پانی میں خوشبو، نرم، بے آواز، مگر موجود۔ زونیا جب کسی بات کا جواب دینا چاہتی تو زبان سے کچھ کہے بغیر علی کو سب محسوس ہونے لگتا، جیسے دونوں کے درمیان اب لفظوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ پھر اچانک ایک اور آواز آئی، اس بار باہر سے، زونیا تم جانتی ہو نا مجھے کس نے قتل کیا؟ زونیا کا جسم کپ کپانے لگا۔ اس نے باہر جھانکا تو سامنے ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ علی کا سایہ تھا، مکمل، جیتا جاگتا، مگر بے رنگ، دھندلا۔ زونیا لپک کر اس کی طرف بڑھی، جیسے برسوں بعد کوئی اپنا مل رہا ہو، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا وہ سایہ اس کے ہاتھ سے گزر گیا۔ وہ اسے چھو نہیں سکتی تھی، صرف دیکھ سکتی تھی۔ زونیا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم باہر کیسے آئے؟ میرے جسم سے، سایہ آہستہ سے بولا۔ جب کوئی روح عالم برزخ سے کسی جسم میں سما جاتی ہے تو وہ جسم اس کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اب میں چاہوں تو نکل سکتا ہوں، مگر صرف اتنے وقت کے لیے جب تک میری نماز جنازہ ادا نہیں ہو جاتی۔ زونیا کی آنکھیں پھیل گئیں، تو پھر تم واپس جاؤ گے؟ سایہ خاموش ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا، ہاں، جیسے ہی جنازہ ادا کیا جائے گا مجھے لوٹنا ہوگا عالم ارواح میں۔ وہ لمحہ عجیب تھا، ایک طرف وصال، ایک طرف جدائی۔ زونیا کے اندر کی زونیا رو رہی تھی، مگر علی کی روح پرسکون تھی۔ وہ جانتا تھا اس بار وہ تنہا نہیں ہے، اور اس بار انصاف ضرور ہوگا۔ زونیا نے خود سے وعدہ کیا، اب وہ خاموش نہیں رہے گی، اب جنازہ بھی ہوگا اور انصاف بھی۔ زونیا زمین پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، جیسے اندر کوئی طوفان مچ گیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان پر ایک ہی فقرہ تھا، میں نہیں چھوڑوں گی، انہیں نہیں چھوڑوں گی جنہوں نے مجھے اکیلا کر دیا، جنہوں نے میرا علی مجھ سے چھین لیا۔ اچانک وہ سائے کی طرف پلٹی، علی کی طرف، اور ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا، کس نے تمہیں مارا تھا؟ علی کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ زونیا پہلے سنبھل جائے۔ پھر اس نے آہستہ سے نام لینا شروع کیے۔ زونیا کی سانس رکنے لگی، جیسے جیسے وہ نام سنتی گئی اس کی آنکھوں کی حیرت گہری ہوتی گئی۔ وقاص، وہ دھیرے سے بولی۔ وقاص؟ علی کی آنکھوں میں دکھ تھا، مگر چہرہ پرسکون۔ ہاں، وہی جس کی میں نے ہمیشہ مدد کی، جسے اپنا بھائی سمجھا۔ زونیا نے بے یقینی سے سر ہلایا، آنکھیں بھگو دی۔ وہ بھی تمہارے قاتلوں میں شامل تھا؟ علی دھیرے سے زونیا کے قریب آیا، اس کے بالوں پر ایک نظر ڈالی۔ وہ اسے چھو تو نہیں سکتا تھا، مگر وہ احساس اس کے گرد گھوم رہا تھا، جیسے ہوا کا نرم لمس۔ سب کو ختم کر دیں گے، تم بس اب آرام کرو، علی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فریج میں کھانا ہے، وہ گرم کر لو، وہی جو تم بنا کر دے جاتی تھی، میں رکھ لیتا تھا۔ زونیا اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے نیند کے عالم میں ہو۔ اس نے فریج کھولا تو واقعی اندر کھانا تھا، وہی دال، چاول اور سالن
जो वो अली के लिए ले जाया करती थी। कल पहला शिकार होगा, अली ने पीछे से कहा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं किसी चीज़ को छू नहीं सकता, कोई शय मेरे हाथ से नहीं पकड़ी जाती। मगर मैं, वो खामोश हुआ, फिर कहा, हवा और पानी का रुख बदल सकता हूँ। जूनिया खाने को गर्म करने लगी, चूल्हे की हल्की आंच पर जैसे उसके वजूद की थकन भी पिघलने लगी। खाने के बाद वो खामोशी से लेट गई और इन दोनों के बीच एक खौफनाक रात, एक खामोश आगाज था। रात अंधेरे में डूबी हुई थी और शहर का माहौल अजीब सी खामोशी से बोझल लग रहा था। जिम का माहौल हस्बे मामूल था, मगर अली के चेहरे पर बेचैनी थी। वो अपने मामूल के सेशन के बाद खामोशी से बाहर निकला, ना किसी से बात की, ना किसी से नजरें मिलाईं। उसकी गर्लफ्रेंड जोनिया ने उसे फ़ोन किया तो उसने मुख्तसर जवाब दिया कि वो थका हुआ है और जल्दी घर जाना चाहता है। रास्ते में कुछ अजीब सा एहसास उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या जैसे मौत उसके करीब साये की तरह चल रही हो। अचानक एक काली गाड़ी ने उसकी बाइक के सामने आकर ब्रेक मारे। अली को कुछ समझने का मौका ही ना मिला कि 4 लड़के और एक लड़की बाहर निकले। एक उनमें से वो था जिसे अली अपना करीबी दोस्त समझता था, दूसरा वो शख्स था जिसे वो अपना इंस्ट्रक्टर कहता था। वो सब अली को एक तरफ खींच कर ले गए। पहले तो अली ने मजाक समझा, फिर जब पहली ज़रब लगी तो उसकी आंखों में हैरत और तकलीफ का मिला जुला अक्स नमूदार हुआ। उनके हाथों में रॉड, बेल्ट, चाकू और जंजीरें थीं। अली ने मज़ाहमत की, मगर 5 लोगों के सामने वो भी बेबस हो गया। उसकी सांसें मद्धम पड़ती गईं और आखिरकार वो ज़मीन पर गिरा, खामोश, बेहरकत। उन सब ने लाश को एक सुनसान वीराने में ले जाकर दफना दिया। अंधेरे ने उनका राज अपनी चादर में छुपा लिया। अगली सुबह जोनिया दीवानों की तरह अली को ढूंढती रही। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर जैसे हमेशा होता है, मामला नज़रअंदाज कर दिया गया। अली की गुमशुदगी का दुख जोनिया के दिल में नासूर बन चुका था। वो यकीन करने को तैयार ही न थी कि अली मर चुका है। वो हर दरवाजे पर गई, हर दुआ, हर वसीला आजमाया, मगर सुकून न मिला। अली की गुमशुदगी को 1 महीना गुजर चुका था, मगर सोनिया की तड़प कम न हुई थी। वो रोज़ सुबह निकलती, हर दरबार पर जाती, हर पीर फकीर के आगे हाथ फैलाती, दुआएं करती, सजदे में गिर गिर के रोती। उसके आंसू अब खुश्क होने लगे थे, मगर दिल की आग मजीद भड़क रही थी। एक दिन शहर के मुजाफात में एक सुनसान दरबार पर वो गिरी हुई थी, सजदे में, आसमान की तरफ हाथ उठाए। उसी लम्हे एक बूढ़ा दरवेश उसके करीब आया। उसकी आंखें धुंधलाई हुई थीं, आवाज़ में थकन थी। जिसकी तलाश में हो वो मर चुका है। ये अल्फाज जोनिया के सीने पर हथौड़े की तरह लगे। वो तड़प कर उठी, उस दरवेश के कदमों में गिर गई। बाबा, वो कहाँ है? उसकी लाश बताओ बाबा। मगर दरवेश खामोशी से पलटा और अंदर एक पुराने हुजरे में गायब हो गया। जोनिया दीवानों की तरह उसके पीछे भागी, मगर कमरा खाली था। वो चिल्लाई, दरवाजे पीटे, हाथ जोड़े, मगर जवाब ना आया। अगले दिन वो फिर गई, फिर आवाज़ें दी, मगर बाबा न मिला। 10 दिन तक वो हर रोज़ इसी जगह आती, रात गए तक बैठती, कभी दुआ करती, कभी फरियाद, और साथ साथ थाने के चक्कर लगाती रही, मगर पुलिस की फाइलों में अली सिर्फ एक गायब शख्स था बस। फिर एक दिन वही दरवेश उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। जोनिया दौड़ कर गई, उसके कदमों से लिपट गई। बाबा, खुदा के लिए बताओ, मेरा अली कहाँ है? दरवेश ने गहरी सांस ली। भूल जाओ उसे बेटी, वो अब तुम्हारी दुनिया का नहीं रहा। जोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बाबा, मुझे अली वापस चाहिए, कुछ भी हो। दरवेश ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो जंगल के उस पार एक तांत्रक रहता है, वो शायद मदद कर सके, मगर खबरदार, जाना ना, वो रास्ता आसान नहीं। मगर जोनिया जा चुकी थी। घने जंगल के दरमियान दरख्तों की साएं साएं और काली हवाएं उसे डरा रही थी, मगर उसका कदम ना रुका। आखिरकार उसे एक वीरान जगह मिली जहां एक तांत्रक इंसानी खोपड़ियों के गिर्द बैठा आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। जोनिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये अली की तस्वीर है, मैं उसे वापस चाहती हूँ। आप जो चाहे ले लें, बस अली को वापस लाओ। तांत्रक ने उसकी तरफ देखा, आंखों में लाल चमक थी। चली जा लड़की, ये रास्ता तेरा नहीं।
मगर जूनिया के आंसू ना रुके। मुझे अली चाहिए हर हाल में। तांतरक ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू किया, फिर बोला, उसे कत्ल किया गया है। दहाड़े मारकर रोने लगी, मुझे अली वापस चाहिए। कांतरक ने कहा, मैं सिर्फ उसकी रूह बुला सकता हूँ, मगर उस जोनिया ने आंखों में बेखौफी लिए कहा, मेरा जिस्म ले लो, अली को वापस ले आओ। तंतर्क ने लंबा सांस लिया, खोपड़ी पर कुछ खून छिड़का, मंत्र पढ़ने लगा। आग बुलंद होने लगी और कुछ लम्हों बाद एक साये ने जोनिया के गिर्द चक्कर काटना शुरू किया। फिर अचानक जोनिया की आंखें बदल गईं, आवाज भारी हो गई, चेहरे पर अजीब सी संजीदगी आ गई। अली की रूह उसके वजूद में समा चुकी थी। अब जोनिया नहीं, अली था, और अली को सब कुछ याद आ चुका था। किसने, कहां, कैसे उस पर वार किया। तंतर्क ने आंखें बंद करते हुए कहा, उसकी रूह तब तक तेरे जिस्म में रहेगी जब तक तू उसके जिस्म को वीराने से निकालकर दफन न कर दे, उसकी नमाजे जनाजा न पढ़ ले। फिर तंतर्क ने जोर से कहा, जाओ जाओ जाओ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जूनिया अब वो जूनिया ना रही थी। उसके अंदर अब दो रूहें थीं, एक वो जो मोहब्बत करती थी और एक वो जो बदले की आग में जल रही थी। दुनिया की तारीख में शायद कभी दो रूहें एक बदन में ना समाई हों, मगर आज किसी पुरानी रवायत, किसी कानून कुदरत को चीरकर अली की रूह जूनिया के वजूद में बस चुकी थी। पहले पहल तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई साथ सांस ले रहा हो, जैसे दिल एक ही धड़कन में दो आवाज़ें पैदा कर रहा हो। जूनिया, 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 ये आवाज़ें उसे अपने अंदर से सुनाई देने लगी। वो कानों पर हाथ रखकर दौड़ी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। घबराहट में वो खुद को संभालती, भागती, दरख्तों को चीरती, सुनसान रास्तों से गुजरकर एक दरवाजे के सामने आकर रुक गई। उसका सांस फूला हुआ था, मगर दिल को जरा सा सुकून तब मिला जब उसने खुद को एक दरवाजे के सामने पाया। ये अली का घर था। जूनिया हैरत में डूब गई। मैं यहाँ क्यों आई? तब एक धीमी मगर मानूस आवाज इसके अंदर गूंजी और कहा जाना था, मेरा घर तो यही है। जूनिया का दिल लरस गया। वो आवाज अली की थी, मगर वो बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। अली की रूह उस पर हावी नहीं थी, उसका कब्जा नहीं था, बल्कि वो जूनिया के वजूद में ऐसे बस गई थी जैसे पानी में खुशबू, नर्म, बेआवाज मगर मौजूद। जूनिया जब किसी बात का जवाब देना चाहती तो जुबान से कुछ कहे बगैर अली को सब महसूस होने लगता, जैसे दोनों के दरमियान अब लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रही थी। फिर अचानक एक और आवाज़ आई, इस बार बाहर से, जूनिया, तुम जानती हो ना मुझे किसने कत्ल किया? जूनिया का जिस्म कपकपाने लगा। उसने बाहर झांका तो सामने एक साया खड़ा था। वो अली का साया था, मुकम्मल, जीता जागता, मगर बेरंग, धुंधला। जूनिया लपक कर उसकी तरफ बढ़ी, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिल रहा हो, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो साया उसके हाथ से गुजर गया। वो उसे छू नहीं सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। जूनिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम बाहर कैसे आए? मेरे जिस्म से। साया आहिस्ता से बोला, जब कोई रूह आलम बरज़ख से किसी जिस्म में समा जाती है तो वो जिस्म उसका दरवाज़ा बन जाता है। अब मैं चाहूँ तो निकल सकता हूँ, मगर सिर्फ इतने वक्त के लिए जब तक मेरी नमाज जनाजा अदा नहीं हो जाती। जूनिया की आंखें फैल गईं। तो फिर तुम वापस जाओगे? साया खामोश हो गया और फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, जैसे ही जनाजा अदा किया जाएगा मुझे लौटना होगा आलम अरवाह में। वो लम्हा अजीब था, एक तरफ विसाल, एक तरफ जुदाई। जूनिया के अंदर की जूनिया रो रही थी, मगर अली की रूह पुरसुकून थी। वो जानता था इस बार वो तन्हा नहीं है और इस बार इंसाफ जरूर होगा। जूनिया ने खुद से वादा किया, अब वो खामोश नहीं रहेगी, अब जनाजा भी होगा और इंसाफ भी। जूनिया जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथ चेहरे पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। उसका कलेजा फट रहा था, जैसे अंदर कोई तूफान मच गया हो। आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर एक ही फकरा था, मैं नहीं छोड़ूंगी, उन्हें नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे अकेला कर दिया, जिन्होंने मेरा अली मुझसे छीन लिया। अचानक वो साए की तरफ पलटी, अली की तरफ, और हिचकियां लेते हुए पूछा, किसने किसने तुम्हें मारा था? अली कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे वो चाहता हो कि जूनिया पहले संभल जाए। फिर उसने आहिस्ता से नाम लेना शुरू किए। जूनिया की सांस रुकने लगी। जैसे जैसे वो नाम सुनती गई उसकी आंखों की हैरत गहरी होती गई। वकास, वो धीरे से बोली। वकास? अली की आंखों में दुख था, मगर चेहरा पुरसुकून। हाँ, वही जिसकी मैंने हमेशा मदद की, जिसे अपना भाई समझा।
जूनिया ने बेयकीनी से सर हिलाया, आंखें बिगूदी। वो भी तुम्हारे कातिलों में शामिल था? अली धीरे से जूनिया के करीब आया, उसके बालों पर एक नज़र डाली। वो उसे छू तो नहीं सकता था, मगर वो एहसास उसके गिर्द घूम रहा था, जैसे हवा का नरम लम्स। सबको ख़त्म कर देंगे, तुम बस अब आराम करो। अली ने धीमे लहजे में कहा, फ्रिज में खाना है, वो गर्म कर लो। वही जो तुम बनाकर दे जाती थी, मैं रख लेता था। जूनिया उठ खड़ी हुई, जैसे नींद के आलम में हो। उसने फ्रिज खोला तो वाकई अंदर खाना था, वही दाल, चावल और सालन जो वो अली के लिए ले जाया करती थी। कल पहला शिकार होगा, अली ने पीछे से कहा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं किसी चीज़ को छू नहीं सकता, कोई शय मेरे हाथ से नहीं पकड़ी जाती। मगर मैं। वो खामोश हुआ, फिर कहा, हवा और पानी का रुख बदल सकता हूँ। जूनिया खाने को गर्म करने लगी, चूल्हे की हल्की आंच पर, जैसे उसके वजूद की थकन भी पिघलने लगी। खाने के बाद वो खामोशी से लेट गई, और इन दोनों के बीच एक खौफनाक रात, एक खामोश आगाज था।